ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, मतलब पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। और उसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर समझना है तो हम जानते हैं कि तीन नॉर्मली हम समझते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तीन टाइप के मटेरियल को हम जानते हैं। तो उसी में जो इंसुलेटर वाला पार्ट होता है उसी को ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है उसके आधार पर तीन प्रकार के मीडियम हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आपने यहाँ देखा है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव करते रहते हैं, उनके बीच उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से फ्लो होते हैं। इसीलिए करंट कैरी करने के लिए हमारे पास जो वायर बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए वो कंडक्टर के बनाए जाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे पास, और इनकी जो चालकता है ये डायरेक्टली बस आप याद रख लीजिएगा 10⁸ लगभग मोह प्रति मीटर की होती है। सेकेंड हमारे पास आता है सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक जो होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के बैंड होते हैं। एक ऊपर हमारा क्या होता है कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड जिसको कहते हैं, और नीचे हमारा वैलेंस बैंड होता है जिसे संयोजकता बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरा खाली होता है। कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है। फिर हम जब एनर्जी देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। तो जो करंट हमें मिलती है वो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उनकी वजह से, और नीचे जो होल जनरेट होते हैं उनकी वजह से, दोनों की मिला के कंबाइंड करंट जो होती है वो हमें सेमी कंडक्टर से मिलती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि बीच में यहाँ पे एक गैप होता है, राइट। ये गैप हमें चालकों में यानी कंडक्टर के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालन बैंड यानी कि ऊपर वाला बैंड, उसमें तो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, और ये संयोजकता बैंड यानी कि वैलेंस बैंड, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, होल होते हैं। ये चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, और इनकी चालकता जो होती है वो इस रेंज में होती है, जो कि आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। थर्ड वाले पार्ट हमारे पास आते हैं इंसुलेटर। इसमें भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, लेकिन उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप बहुत ही ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इतना ज्यादा गैप होने के कारण जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतने बड़े गैप को पार करके ऊपर नहीं पहुंच पाता है। अब ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें फ्लो उसमें नहीं हो सकती है। तो हमें फ्री चार्ज कैरियर चाहिए, और फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो संयोजकता बैंड जो होता है ना, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ये फुल कंप्लीटली भरा हुआ होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इतने ठसाठस भरे हुए होते हैं कि उनको घूमने के लिए जगह नहीं मिलती, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरा खाली होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी वहां चला गया तो ये आराम से मूव कर सकता है, और इसकी वजह से हमें करंट मिल सकती है। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये गैप बड़ा ज्यादा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा, तो इतना ज्यादा गैप पार करके ऊपर जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से चालन बैंड में संक्रमण यानी ट्रांजिशन जो है संभव नहीं होता है, जिससे कि हमें फ्री चार्ज कैरियर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, 10⁻16 होती है। ठीक है, तीनों टाइप के आपको पता चल गए। अब ये जो कुचालक होते हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो चार्ज होते हैं उनका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चार्जेस का हो जाता है, और ऐसे कुचालक माध्यमों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कैसे विस्थापन होता है वो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, अगर मान लीजिए वैक्यूम के जगह पर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं और वहां पर दो चार्ज रखते हैं और उन दोनों चार्जों के बीच में कूलम का फोर्स निकालते हैं, तो वैक्यूम में दोनों चार्ज एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जबकि परावैद्युत में या डाइलेक्ट्रिक में दोनों चार्ज एक दूसरे पर कम फोर्स लगाते हैं। वो कम क्यों लगाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए आप। ये दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है, और हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो हमें पता है कि इनके बीच में कूलम फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। किस केस में,
निर्वात के केस में, वैक्यूम के केस में, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमने कोई मीडियम लिया है तो हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। यहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है, इसे माध्यम की, क्योंकि अब हमने कोई मीडियम लिया है और फिलहाल वो मीडियम कैसा है, हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति को एक अन्य विमाहीन नियतांक द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, जो कि हमने 11th-12th के अंदर पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों का जो रेशो होता है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अलग अलग मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो ये अपन को यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब आप देखिए, मैंने कहा था फोर्स निर्वात में ज्यादा लगेगा और परावैद्युत माध्यम में कम लगेगा। तो एक्चुअली निर्वात में अगर आप देखें यानी वैक्यूम में अगर आप देखें तो फोर्स के फॉर्मूले में आपको क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जबकि मीडियम में अगर कोई मीडियम हमने लिया है तो हमें क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने देखी थी क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, 4 पाई वाला टर्म भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट वाला एप्सिलॉन भी सेम है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर ये आ रहा है। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास किस में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये इस वाले फोर्स को डिक्रीज कर देगा, और ये वाला फोर्स क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है नीचे, तो निर्वात में हमेशा दो चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा और मीडियम में वो फोर्स कम लगेगा। आई होप दैट इज क्लियर। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा मैं नोट्स प्रिपेयर करने के पर्पज से दिखा देती हूँ। तो ये जो थ्योरी है वो मैंने अभी अभी पढ़ी थी, आप इस वीडियो को पॉज करके इसमें से कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशन याद कर लीजिए, और फिर ये रहा आपके पास डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आप इसमें से समझ लीजिए। फिर हमने ये Q1 Q2 और एप्सिलॉन R की वैल्यू देखी थी, वीडियो पॉज करके अपने नोट्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और ये मैंने बताया था कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या होता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल्स एंड देयर परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स, परमाणविक एवं आणविक द्विध्रुव और उनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। कई बार ये बड़ा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे, कि डाइलेक्ट्रिक में जो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चार्ज का जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो इसके अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इस पूरे को अच्छे से समझाना चाह रही हूँ आपको। ओके, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर अपन इसको रीड करते हैं। पहले समझने के बाद जब अपन इसको रीड करेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, हमारे पास मैंने एक एटम लिया, ओके, और वो एटम मान लीजिए कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम के अंदर हम जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो न्यूट्रल एटम है। तो इसके चारों तरफ हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उतने ही होंगे जितने कि इसके पास प्रोटॉन है। हमने द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते हैं कि अगर बिल्कुल स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे माना जाता है। ये हम बात करते हैं किसमें, सेंटर ऑफ मास में। तो जिस तरह से फैले हुए द्रव्यमान का किसी न किसी एक पॉइंट पे उसको सेंटर्ड माना जा सकता है, उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। सेंटर ऑफ चार्ज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो तो वैसे भी सेंटर में ही है, तो उसका तो सारा का सारा सेंटर यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हम एक पॉइंट पे सेंटर्ड, फोकस्ड, केंद्रित मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले हुए हैं और वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, 6 है तो एक यहाँ एक यहाँ, अगर 5 भी है तो वो बराबर दूरी पर फैले हुए होंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है चारों तरफ,
इस चार्ज का अगर मुझे सेंटर बनाना हो तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी आप कहेंगे कि बिल्कुल यहीं पे आएगा, ये ब्लू कलर का डॉट। तो रेड कलर का डॉट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया और ब्लू कलर का डॉट आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। बट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी थी, मैग्नीट्यूड था, वो कैसा था हमारे पास, इक्वल था, इसलिए ये एक दूसरे को यहाँ पर ही कैंसल आउट कर देते हैं और हमें नेट चार्ज क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं नॉन पोलर एटम, अध्रुवीय परमाणु। ठीक है, अध्रुवीय परमाणु। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सबसे पहले पोलर एटम समझते हैं, ये तो हो गया नॉन पोलर एटम। अब हम बात करते हैं पोलर एटम की। होता क्या है कि मान लीजिए यही मेरा न्यूक्लियस था और इसी के चारों तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन फैले हुए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं बिल्कुल। तो इस वक्त ये क्या है, नॉन पोलर है। सपोज मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी ये कुचालक है, न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत हैवी होता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग 1836 गुना मास के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन का लगभग 2000 टाइम्स है। तो कैन यू इमेजिन कि न्यूक्लियस कितना हैवी होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इतनी ज्यादा अगर हमने लगा दी है तो भी क्या होता है कि ये न्यूक्लियस को तो हिला नहीं पाती है, लेकिन हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस तो देखो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है उन पे सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपने आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियस तो यहाँ का यहाँ ही है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज था वो इस तरह से आ गया। ये देखिए ये रेड सर्कल जो है अब ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है, पूरा का पूरा ब्लू सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो इस पिक्चर को अगर अब हम ढंग से बनाते हैं तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज का सर्कल हो गया, ओके, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया। मैं अगर आपको पूछूं कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है तो आप बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर तो वही होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं आएगा। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपके पास यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है। और अगर आपके पास पॉजिटिव में चार्ज Q था तो नेगेटिव में चार्ज भी आपके पास क्या रहेगा, Q, कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गई, थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई D। अब बताइए आप, -Q और +Q चार्ज जब पास पास में होते हैं D डिस्टेंस पे तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। ये हमारे पास क्या होता है, डाइपोल। तो इस वजह से हमारे पास क्या बन चुका है, ये डाइपोल बन चुका है और इसमें पोलैरिटी आ चुकी है ना, इसमें पोलैरिटी आ चुकी है, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, अब पोलर एटम बोलेंगे, है ना, ध्रुवीय परमाणु, इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय परमाणु। तो जो चीज हमने एक एटम के साथ करी है वही चीज अगर हम मॉलिक्यूल के साथ में करें तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है H2, इसमें एक H हाइड्रोजन होता है, फिर बॉन्ड होता है और फिर दूसरा हाइड्रोजन होता है। अब हमें पता है कि दोनों हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को इन दोनों में से एक अपने पास खींच के रखेगा और दूसरा उसको जाने देगा। तो क्योंकि दोनों के पास ही न्यूट्रल चार्जेस है, किसी के पास चार्ज नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव, ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अध्रुवीय अणु हो जाएगा। जबकि अगर मैं HCl का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास Cl है। हम जानते हैं Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास में रखता है और हाइड्रोजन के से दूर रहता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +Q, इस पे -Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी D। तो अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है।
यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, डाइपोल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 एटम लिए हैं, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो फिर वो अणु बन जाता है, इसलिए हमने मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है। यहाँ पर भी 2 एटम है, इसलिए हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है। और ऊपर मैंने आपको एक सिंगल एटम से समझाया था, और उसी को मैंने पोलर और उसी को मैंने नॉन पोलर बनाया था। तो ये 4 चीजें जो है ये हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ग्राउंड स्टेट में उदासीन परमाणु यानी न्यूट्रल एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यह समान मात्रा में यानी उतनी ही क्वांटिटी का नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सिमेट्रिकल क्लाउड्स के द्वारा घिरा हुआ होता है, चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली घटता जाता है, बट दैट्स फाइन, हमारे इतना काम का नहीं है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इनके नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उनका सेंटर परमाणु के नाभिक पर संपाती होता है, संपाती मतलब उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाता है। मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जब एक ही पॉइंट पे आ जाता है तो कैंसल आउट होके आपका डाइपोल नहीं बन जाता है और कुल द्विध्रुव आघूर्ण हमें 0 मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट हमें नहीं मिलता है और इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर एटम। समझा दिया था मैंने आपको। इसी प्रकार कुछ अणुओं में, अब मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट है या संपाती है, इस देखो केंद्र पर संपाती होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देखो ये अध्रुवी परमाणु जो कि मैंने समझाया था, और ये अध्रुवी अणु, ये तो मैंने सिंगल एटम लेके समझाया था आपको, और ये मैंने H2 का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल लेके समझाया था, बट ये दोनों ही अध्रुवी है, ठीक है। इनमें कुल डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 होता है। जैसे एग्जांपल H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 भी हो जाता है, क्योंकि देखो C को इधर से बराबर चार्ज से खींच रहे हैं, इधर बराबर, तो ऑल्दो इस पे नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इन दोनों नेगेटिव का सेंटर लोगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव है तो इन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा, बिल्कुल यहीं पे आएगा, कहाँ पे, कार्बन एटम पे, तो यही नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमारे पास क्या होता, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 आ रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन में देख लीजिए, हाइड्रोजन में भी इसका और इसका सेम मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, ये धनावेश और जो ऋणावेश होता है उनका सकेंद्रीय नहीं होता, यानी एक पॉइंट पे फोकस नहीं होता, इनके अंदर हमारे पास डाइपोल आ जाते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये देखिए पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल देख लीजिए, HCO हो गया, HCl हो गया, CO हो गया, H2O, यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिफाइन कीजिए और एग्जाम्पल दीजिए, और उतना मैंने आपको समझा दिया है, आई होप, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है, H2O का बताया है, ठीक है। तो H2O में यहाँ पे देखो एक प्लस और एक माइनस, एक डाइपोल बन रहा है और डाइपोल की डायरेक्शन प्लस माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो ये तो जाएगा P1 और इधर माइनस और इधर प्लस है, इसकी वजह से दूसरा हमारे पास आ जाएगा P2, तो इधर आपके पास आ रहा है P1 और P1 मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, क्योंकि ये भी HO है और ये भी HO है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, है ना, नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल रहा है। तो परमाणु उदासीन होते हुए भी चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें यहाँ पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए आप इसको एक बार, ये मैंने, आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास सेम वही चीज है जो अभी हिंदी में दिखाई थी, उसी का ट्रांसलेशन है, अगेन सेम उसी का ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने अगेन वही पूछेगी, केवल आपके पास डेफिनेशन आएगी, और ये एग्जाम्पल और डायग्राम हमने जो अभी समझा था, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोबारा आ चुका है शायद, चलिए अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेशन, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं परमाणविक ध्रुवणता। तो ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ें तो जो अभी हमने डिस्कस किया था सेम वही है कि एक न्यूट्रल एटम होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिससे कि नेगेटिव चार्ज पीछे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वहां का वहीं रहेगा,
दोनों के बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और वो डाइपोल क्रिएट होने की वजह से वहां पे हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये फिगर आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर का गोला है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है और ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये जो डॉट डॉट लगाए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह रखा हुआ तो रहता नहीं है, वो फास्ट फास्ट घूमता रहता है। आप अपने ऊपर छत के ऊपर लगे हुए फैन को देखिए, जब वो फैन रुका हुआ होता है तो उसकी 3 प्लेट्स आपको दिखाई देती है, लेकिन जब वो चलता है तो आपको ऐसा लगता है पूरे सर्कल में मटेरियल फैला हुआ है, क्योंकि आप तब नहीं बता पाते हैं कि वो 3 प्लेट्स है। क्यों? क्योंकि फैन इतना फास्ट चलता है कि आप उसकी 3 प्लेट को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से 1s 2s 2p 3s 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इतना फास्ट घूमते हैं कि हमें ये नहीं पता होता है कि वो एक पार्टिकल है, बल्कि ऐसा क्लाउड के जैसा दिखता है, जैसे पंखा घूमता है ना वैसा दिखाई देता है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज तो देखो यहाँ पर रह गया और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये आ गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है? अब d हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास d डिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। थ्योरी में दोबारा नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट आ चुका है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d आ चुकी है। डिस्टेंस हमारे पास d आ चुकी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर पढ़िए इस चीज को। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो न्यूक्लियस है उस पे कितना फोर्स लगेगा? E इंटू ई लगेगा। और इसके विपरीत डी गोले में स्थित ऋणावेश के कारण बल लगेगा। ठीक है, ऋणावेश का वितरण एक समान माने तो डी त्रिज्या के गोले में आवेश का मान होगा। इसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ आपको कि हमारे पास सिचुएशन क्या हुई है। हमारे पास पहले ये सिचुएशन थी कि पॉजिटिव चार्ज भी यही था और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही था और गोला इस तरह से बन रहा था नेगेटिव चार्ज का। अब सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियस तो यही है, लेकिन क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाई है तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर हमारे पास ये बन चुका है। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आ चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि ये जो पॉजिटिव है इसके पास चार्ज है मान लीजिए प्लस ई, और जो नेगेटिव है उसके पास चार्ज कितना है? माइनस ई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस न्यूक्लियस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी कितना? प्लस का ई इंटू ई। करेक्ट। अब यहाँ क्या करना है कि हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो इस डी को रेडियस मानते हुए हम एक गोला खींचते हैं, इसको डी मानते हुए हम एक गोला बनाते हैं और हमें ये पता है कि इस पूरे ब्लैक कलर के गोले में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे गोले में क्या है? सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो बाहर भी नेगेटिव चार्ज है, पर बाहर वाले नेगेटिव चार्ज को मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ, जस्ट अ मिनट। इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए। लेकिन अंदर वाला जो ब्लैक कलर का गोला और बाहर वाले चार्ज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाहर से बनाती हूँ, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने जिसको ऊपर की तरफ प्लस ई इंटू ई लग रहा है। ये जो ब्लैक कलर का गोला है ये पूरा का पूरा गोला ध्यान से देखो तो ये जो न्यूक्लियस के नीचे है, ये ब्लैक कलर का जो गोला है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के नीचे है। तो इस ब्लैक कलर के गोले का जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ब्लैक के अंदर तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ पे ये रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो नीचे का बड़ा वाला ब्लैक है, ये यूं कहो मैं ग्रीन से बना देती हूँ, देखो ये ग्रीन से, ये पूरा नेगेटिव चार्ज है और ये सारा का सारा क्योंकि इस पॉजिटिव के नीचे है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ खींचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और सपोज इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो है क्यू प्राइम। मान लीजिए टोटल चार्ज आ रहा है क्यू प्राइम, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? कूलम फोर्स लगेगा, क्योंकि ऊपर न्यूक्लियस है जिसके पास में प्लस ई चार्ज है और अब नीचे नेगेटिव चार्ज है जिसके पास में क्यू प्राइम है। मैंने क्यू प्राइम क्यों लिया है? क्योंकि मैंने ये जो ब्लू वाले नेगेटिव चार्ज है इसको नहीं लिया है। मैंने ब्लू वाले नेगेटिव चार्ज को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ब्लू वाले नेगेटिव चार्ज में अगर नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इसी न्यूक्लियस के ऊपर भी कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नीचे और ऊपर वाले, ऊपर भी फोर्स लग रहा है और नीचे भी फोर्स लग रहा है। तो जो नेगेटिव वाला रीजन है, सॉरी ब्लू वाला रीजन है, उस ब्लू वाले रीजन में हमें ऐसे चार्जेस मिल रहे हैं जिनमें से कुछ तो न्यूक्लियस को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और कुछ न्यूक्लियस को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इसलिए फिलहाल हम उस चार्ज को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी चार्ज के बारे में 100% यकीन है कि ये वाला चार्ज नीचे ही खींच रहा है तो वो सिर्फ इस ग्रीन कलर के गोले वाला चार्ज है। तो ग्रीन कलर के गोले वाले चार्ज को हमने क्या मान लिया? क्यू प्राइम मान लिया। अब इस प्लस ई और क्यू प्राइम के बीच में
फोर्स कितना लगेगा। तो ध्यान से देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, d है। कारण इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये जो d त्रिज्या का गोला हमने लिया है, इसका नेगेटिव चार्ज का अगर सेंटर लिया जाए तो वो इसी गोले के सेंटर पे आएगा, और इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, इसका सेंटर बिल्कुल इन दोनों के बीच की d डिस्टेंस पे आ रहा है। वापस समझा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, कि अब पॉजिटिव हमारे पास यहाँ है, ठीक है, और नेगेटिव हमारे पास सेंटर यहाँ है। इसको अगर मैं d त्रिज्या का गोला बना देती हूँ तो उस d त्रिज्या के गोले का सेंटर भी यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर ही आपका q प्राइम होगा और यहाँ पर आपका E है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम फोर्स हमारे पास लगेगा, और ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो न्यूक्लियस पे नीचे की तरफ तो लग रहा है Fc, इसे मैं Fc बोल देती हूँ, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी फोर्स कितना, प्लस E। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऊपर और नीचे के फोर्स का बैलेंस हो जाना, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में, वो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, के ई क्यू प्राइम। आप सोच रहे होंगे कि अब माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायरेक्शन आ गई ना नीचे, डायरेक्शन चेंज हो गई तो लेना ही नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे। लेकिन इस क्यू प्राइम का मान कितना होगा, इस क्यू प्राइम का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि आप ये फोर्स देख लीजिए पहले, तो जो मैंने फोर्स बनाया है, हाँ, इसका मान निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्यू प्राइम का मान कितना होगा। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ओरिजिनली पूरा एटम कितनी रेडियस का था, a, और जो इलेक्ट्रॉन था वो उस a रेडियस के गोले में यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, और वो कितना था, E चार्ज था। क्यों पता है हमें E चार्ज, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस के पास प्लस E है तो पूरे एटम के पास नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस E, और वो फैला हुआ किसमें है, a त्रिज्या के स्फेयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/3 पाई ए क्यूब वॉल्यूम में चार्ज कितना हुआ फैला हुआ है, ई चार्ज फैला हुआ है, माइनस ई बोल दो, चलो माइनस ई बोल दो। तो हमें किसमें चाहिए, हमें डी रेडियस के गोले में चार्ज चाहिए, हमें डी रेडियस में चाहिए, तो 4/3 पाई डी क्यूब रेडियस में कितना चार्ज होगा, माइनस ई अपॉन 4/3 पाई डी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई ए क्यूब। अब मैं आ जाती हूँ आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए जो क्यू होगा, मतलब इसी को हमने क्यू प्राइम मानना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ई अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब इंटू 4/3 पाई डी क्यूब, और ये चार्ज आ गया, ओके। इसमें ई को हमने ए त्रिज्या के गोले में समान रूप से वितरित मानना है, और इसकी वजह से, इस क्यू की वजह से कितना फोर्स लगेगा उस पे, कूलम फोर्स लगेगा, तो ये आ जाएगा के Q1 जो कि न्यूक्लियस का है, और ये पूरा Q2 जो कि उस डी त्रिज्या के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज आ चुका है उसका है, और अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स लग जाएगा। इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ से अगर इस ई से इस ई की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और सिर्फ ईडी को एक साइड रख लो, बाकी इन दोनों को दूसरे साइड भेज दो, तो ये हमें एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाता है। अब हम जानते हैं कि ई इंटू डी बेसिकली था क्या, E इंटू डी हमारे पास पूरा डाइपोल था। क्यों डाइपोल था, ये देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज वहीं रह गया और नेगेटिव चार्ज का सेंटर नीचे आ गया, और इसके पास प्लस का E चार्ज था, इसके पास माइनस का E चार्ज था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, D। तो हमारे पास E इंटू डी, अगर मैं बोलूं कि ये जो डाइपोल बना है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो ED हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू EA क्यूब अपॉन K, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, इस K की जगह आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें आप 3 से नीचे डिवाइड कर दीजिए और 3 से ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/3 और 3 ऊपर भी कर दिया मैंने, है ना, इस 4 के नीचे 3 और कर दिया, बाकी पाई एप्सिलॉन नॉट और E और ए क्यूब। अब आप देखिए 4/3 पाई
ए क्यूब। 4/3 पाई ए क्यूब क्या था हमारे पास? एटम का वॉल्यूम था, तो इसको एटम के वॉल्यूम को v, रिमेनिंग टर्म लिख लो, रिमेनिंग टर्म में 3 आ गया और यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और e, ये टर्म हमारे पास आ चुका है। तो ये डाइपोल मोमेंट का हमारे पास मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वहां पे एक डाइपोल बन गया है और उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इतना है। ओके, अब यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है और ये यहाँ पे वो पिक्चर थोड़ी सी अलग है, वो आप हिंदी वाली भी ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन वही है, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मेरा कहना ये रहेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की बुक में अलग दिया हुआ है या फिर शायद इन्होंने हाँ यहाँ पे दे रखा है। ये हमने अभी किया, देखिए इन्होंने क्या माना है, इसका चार्ज प्लस का ZE माना है। हमने क्या माना था हिंदी मीडियम वाली बुक में प्लस का ई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस का ZE मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन का आप माइनस का ZE मान लीजिए, क्योंकि आगे जाके Z कैंसिल आउट ही होगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा और आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। अल्फा में बता देती हूँ आपको। अब देखिए हमें पता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा एटम्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा और डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं विच इज अल्फा। इस अल्फा को हम कांस्टेंट बोलते हैं और इसे ही हम परमाणविक ध्रुवणता यानी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इस अल्फा का नाम याद रखिएगा, इसे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें पता था P बराबर अल्फा ई था, तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा P/E। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाइए। डेफिनेशन कैसे बनाओगे, एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं इस E को 1 रख दूं तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को अल्फा व्यक्त करता है। ओके, नियतांक होता है, इसे टेंसर अभी आपको समझ में नहीं आएगा फर्स्ट ईयर में। अल्फा की वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा क्यूब। क्यों होती है अल्फा की वैल्यू, ये देख लीजिए, हमारे पास दोनों को बराबर करके देख लीजिए। हाँ जस्ट अ मिनट, पी का फॉर्मूला यहां से अपने पास पी कितना आया था, ये देखिए ये वाला लिख रही हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यूब। और हमारे पास P इज इक्वल्स टू क्या आया था, अल्फा ई। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो अल्फा ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यूब। तो यहाँ ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। तो अल्फा का फॉर्मूला एग्जाम में डेरिवेशन करने आए तो आप कर देना। तो अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और मैग्नीट्यूड में ये इसके बराबर था। पी की यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट पर मीटर, तो इसकी यूनिट हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ओके, इंग्लिश वालों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा, इंग्लिश वालों के लिए यहीं पे आ जाएगा पूरा, अल्फा यहीं पे लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है परावैद्युत माध्यम से भरा संधारित्र एवं विद्युत प्रवृत्ति, कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये मुझे इंग्लिश मीडियम वाली बुक में नहीं मिला है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। जो डेरिवेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा एंड नोट्स के लिए आप किसी और बुक को रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम की, उसमें आपको मिल जाएगा। जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ उसमें शायद ये टॉपिक नहीं है। तो हमारे पास हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर लेना है। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स होती है ए और बी। ये जो लाइनें खींची हुई है ये बेसिकली स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरी प्लेट को उतना ही नेगेटिव चार्ज देते हैं। आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज डेंसिटी है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि मेटल की प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या होता है, सरफेस ही होता है और उसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ होता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा फ्री है, तो ऊपर प्लस का सिग्मा फ्री हो जाएगा और नीचे माइनस का सिग्मा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में कूलम लॉ वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत ध्रुवण क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है।
मान लीजिए अभी हमने जो कैपेसिटर देखा उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एयर थी, कैपेसिटर की एक प्लेट ऐसी थी और एक प्लेट ऐसी थी। ओके, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब बीच में हम क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं। सपोज हमने बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल भर दिया इस तरह से, ये बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, तो होगा क्या, डाई इलेक्ट्रिक क्या था, डाई इलेक्ट्रिक हमने पहले ही पढ़ लिया है, कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन फैले हुए होंगे और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जब ऐसे एटम को हम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर तो होगा क्या कि अगर देखिए ये मेटल की पॉजिटिव प्लेट है, अगर मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम रखती हूँ जिसमें नेगेटिव चार्ज तो चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को दूर धक्का दे देगा। तो ये जो एटम है इसकी शेप बिगड़ के, अभी ये गोलाकार दिख रहा है, स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, इसकी शेप जो है बिगड़ के मान लीजिए इस तरह से हो जाएगी, जिसमें नेगेटिव चार्ज तो इसके पास आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एक एटम ऐसा होगा जिसका नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाइपोल बना दिया है। वो मैंने डाइपोल क्यों बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेल देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव इस तरह से आ जाएगा। ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब सिमिलरली देखना, आपको बड़ी अच्छी चीज समझ में आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने अंडाकार बना दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ताकि नेगेटिव वाली प्लेट के सामने सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, है ना। अब इतना ही बनाऊंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब हो क्या रहा है हमारे पास, देखो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलके चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये चार्ज मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये एटम एक ही प्रकार के डाइलेक्ट्रिक के हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज पहले वाले एटम में है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले एटम में है। उसी तरह से देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 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 ये पॉजिटिव। अब अपने पास बचा कौन कौन सा चार्ज, ब्लू कलर से देखिए या ब्लैक कलर से बनाती हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव जो है जो ब्लैक लूप के अंदर आए हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें कोई चार्ज नहीं मिला है। आप बाहर वाले से कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि बाहर वाला चार्ज हमने बैटरी से दिया है, बाहर से डाला है, जबकि जो मैंने रेड सर्किल से कैंसिल आउट किए हैं वो सेम डाई इलेक्ट्रिक के हैं, तो अमाउंट मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है। उसी तरह से देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो पिक्चर हमें कैसे दिखाई देगी, पिक्चर हमें ऐसे दिखाई देगी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो फ्री चार्ज थे और वो हमने बाहर से दिए थे कैपेसिटर की प्लेट पर, ये हमारे पास सिग्मा फ्री नेगेटिव में था और ये सिग्मा फ्री पॉजिटिव में था। फ्री का मतलब ये फ्री चार्ज कैरियर हमने बाहर से दिए हैं, और अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का चार्ज है और डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के नहीं जाएगा, ये रेड कलर वाला चार्ज। और बीच में कोई चार्ज क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको यहाँ पे समझाया जा चुका है। तो ये जो रेड कलर वाला चार्ज है, ये चार्ज को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों बोलते हैं इसको, बद्ध आवेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, जबकि हमारा जो फ्री चार्ज है ये पूरे वायर में से आराम से घूम के आ रहा है। और ये जो रेड वाला चार्ज है ये बाउंड चार्ज है, इसे हम ये पोलराइजेशन की वजह से आया है, ध्रुवीकरण की वजह से आया है, तो इसका भी कुछ चार्ज डेंसिटी होगा। तो सपोज इसको हम सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस का सिग्मा पी हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे प्लस का सिग्मा पी हो जाएगा। अब हमें पता है ब्लैक कलर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये जो ब्लैक कलर वाला चार्ज है इसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो ई नोट की डायरेक्शन तो इधर रहेगी और ई नोट की वैल्यू कितनी रहेगी,
सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से जो रेड कलर वाला चार्ज आया है उसमें पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसे हम ईपी बोल देते हैं। पी का मतलब पोलराइजेशन की वजह से, और बाय डिफॉल्ट उसका फॉर्मूला कितना होगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, और दोनों के बीच में डी दूरी थी, और हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा, तो ये जो चार्ज है ये तो सिग्मा फ्री वाला है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिग्मा पी वाला है। ठीक है, ये हमें समझ में यहाँ पर आ चुका है, ये सिग्मा पी आ चुका है। अब इन्होंने क्या किया है, मैंने आपसे बताया था कि ये जो लाइन खींची हुई है वो बेसिकली लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी प्लेट है जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फिर से चलते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट को इस बार ऐसे बनाते हैं, है ना। कैपेसिटर की प्लेट, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो मैं ऊपर चार्ज कर देती हूँ पॉजिटिव, है ना, और मैं नीचे कर देती हूँ नेगेटिव, जो कि पोलराइजेशन की वजह से आया। सिमिलरली इधर ये पोलराइजेशन की वजह से मैं चार्ज यहाँ पर कर देती हूँ, और बाहर की तरफ फ्री चार्ज है जो कि नेगेटिव है। अब अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। छोटा सा टुकड़ा कैसे काटेंगे, यहां से लेकर और यहां तक का एक टुकड़ा काट दीजिए। हमें पता है ये प्लेटें ऐसे फैली हुई है, ये देखो ये प्लेटें जो है वो इस तरह से फैली हुई है, इनका एरिया है कुछ, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आपने काटा है, इस एलिमेंट का भी तो कुछ ना कुछ इस तरह से एरिया होगा, ये ऊपर एरिया होगा। ओके, तो सपोज ये एरिया हमारे पास कितना है, डीए। ओके, और यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में भी क्या होगा, नीचे वाले हिस्से में भी हमारे पास क्या होगा, ये देखिए नीचे वाले हिस्से में भी हमारे पास कितना होगा, डीए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं, यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट हमने लिया है, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा। तो एरिया कितना बन रहा है, बेस का एरिया डीए, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट उतनी है जितनी दोनों के बीच की दूरी होगी, और वो कितनी ली हमने, डी। तो इसका एलिमेंट के पास हमारे पास कितना है, इसका वॉल्यूम डीए इंटू डी, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका वॉल्यूम आ चुका है। आई होप ये देखो डीए एरिया लिया है, और मैं इसका वॉल्यूम आपको बता देती हूँ। हाँ, परावैद्युत की ऐसी पट्टिका पर विचार करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट डीए है और प्लेटों के मध्य लंबाई हमारे पास डीए है, तो इसके जो सिरों पर आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी। अब आवेश कितना आ जाएगा, सिग्मा पी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा पी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, और वो भी कौन सी वाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन में आपको बताना चाहती हूँ, सिग्मा पी रिप्रेजेंट करता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या बनाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, वो कितनी है, सिग्मा टी। तो अब आप मुझे बताइए कि यूनिट एरिया में यानी एकांक क्षेत्रफल में अगर आवेश की मात्रा है सिग्मा पी, तो हमारे डीए एरिया में आवेश की मात्रा कितनी होगी, सिग्मा पी इंटू डीए। करेक्ट, और ये इतना हमारे पास किस में होगा, इस एरिया में होगा। तो सपोज इस एरिया में चार्ज अगर dq है, तो उस dq की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सिग्मा p इंटू डी। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसमें आवेश की मात्रा आ जाएगी सिग्मा p इंटू डी। आई होप ये समझ में आपको आ चुका है। तो अब देखिए ये आ चुका है हमारे पास, प्लस का सिग्मा p डी ऊपर हो जाएगा और माइनस का सिग्मा p डी नीचे हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने एलिमेंट लिया था, इधर चार्ज है प्लस का सिग्मा p डी, और यहाँ नीचे वाले सरफेस पे चार्ज है माइनस का सिग्मा पी डी, और दोनों के बीच की दूरी है डी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और बीच में दूरी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाइपोल। और इसका डाइपोल मोमेंट मान लीजिए डीपी है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो हमारे पास चार्ज कितना है, सिग्मा पी डी, और दूरी कितनी है, डी। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ चुका है। अब ये डाइपोल मोमेंट इस पूरे वॉल्यूम में आया है, कितने वॉल्यूम में आया है, इस पूरे वॉल्यूम में। तो अगर हमें एकांक आयतन में निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा, हमने वॉल्यूम पहले ही निकाल लिया है, इसका वॉल्यूम कितना है, डीए इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास अगर डीए इंटू डी वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट आया है, वो डाइपोल मोमेंट कितना आया है, सिग्मा पी डीए इंटू डी।
तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा, एकांक आयतन में कितना आएगा, सिग्मा पी dA इंटू डी डिवाइडेड बाय dA इंटू डी। तो dA डी से dA डी कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा सिग्मा पी। अब तो ये सिग्मा पी क्या है, ये एकांक आयतन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है एकांक आयतन में। तो देखो एकांक आयतन में डाइपोल मोमेंट को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल P को कहते हैं ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, कितना डाइपोल मोमेंट आया आपके पास और कितने वॉल्यूम में आया। तो एकांक आयतन में कितना डाइपोल मोमेंट आया है उसे ही हम ध्रुवण P कहते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सिग्मा P। ये देखिए सिग्मा P आ गई। आई होप इट इज क्लियर। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए जल्दी से। तो ये हमने डायग्राम बनाया था। पोलराइजेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, जो मैंने समझाई है वही है हमारे पास। ओके, और ये हमने अभी अभी डेरिवेशन किया है, P इज इक्वल टू सिग्मा P। ओके, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारे पास इससे ही पता चलता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हमने लिया है और उसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, उसके कारण अगर मान लीजिए पोलराइजेशन आया है, पोलराइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, सिग्मा पी के इक्वल होगा, सिग्मा पी के बराबर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, थोड़ा हिस्सा भरा है और थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, ई नॉट। और यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाई है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, इसकी वजह से कितना आएगा, ईपी। करेक्ट, तो हमारे पास डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ईपी की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, माइनस का माइनस क्यों साइन लिया है, क्योंकि डायरेक्शन ई नोट के ऑपोजिट है। और सिग्मा पी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, किसके इक्वल आ रही है, पी के इक्वल आ रही है। तो ईपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ ये क्या था हमारे पास, पोलराइजेशन का कंसेप्ट था। यहाँ पर देख लीजिए ईपी इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, एक डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की, विद्युत प्रवृत्ति। हमने ये देखा है कि स्मॉल पी यानी डाइपोल मोमेंट जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता ही है, लेकिन जो कैपिटल पी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने बाहर से लगाई है। क्यों, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। इसलिए जो पोलराइजेशन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे इस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मली हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन डायमेंशन पर्पस से या कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए या दूसरे फॉर्मूले में ये फिट बैठे, इसलिए हम यहाँ पे इस साइन को हटाने के लिए 2 कांस्टेंट लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई। ये जो काई होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मान कांस्टेंट नहीं होता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए इस काई का मान अलग होता है। बस आपको काई की डेफिनेशन में इतना ही ध्यान रखना है कि P प्रोपोर्शनल टू E आता है, और साइन को हटा के आप डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट काई लिखिए, 1 नंबर की डेफिनेशन में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी देख लीजिए, ये सेम टू सेम आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन। विद्युत विस्थापन में देखिए आप, अब हमें पता चल गया है कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके अंदर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई नॉट और ऊपर की तरफ लग रही है ईपी। तो रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट प्लस ईपी, दोनों की वजह से। ई नॉट की वैल्यू थी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ईपी की वैल्यू थी माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी इसलिए माइनस करना पड़ा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतना आ जाएगा। इसमें अगर हम सिग्मा पी की जगह कैपिटल पी रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से अगर हम सिग्मा फ्री की वैल्यू निकालते हैं, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री माइनस P। तो यहाँ से सिग्मा फ्री की वैल्यू निकालो तो P को उधर भेज दो, तो E एप्सिलॉन नॉट प्लस P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा फ्री, जो कि इक्वेशन नंबर 6 है। ओके, इस सिग्मा फ्री को हम एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये ऐसी क्वांटिटी है जो कि केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा फ्री पे, यानी मुक्त आवेश घनत्व, फ्री चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। इस क्वांटिटी को एक नया नाम दिया जाता है कैपिटल डी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट या फिर विद्युत विस्थापन। तो डी क्या होता है, सिग्मा फ्री के बराबर भी लिख सकते हो या फिर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस
P के बराबर लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना हो तो ये लिखना पड़ेगा, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होती है। इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए, ये वाली पहले आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, फिर E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस पी, और फिर हमारे पास सेम डेरिवेशन जो आपने अभी समझा था ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा डेरिवेशन, एक फॉर्मूला डिराइव करने पूछा जाता है। डी जो है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन ई के बराबर भी होती है, और वो हमारे पास, एक मिनट, इससे ऊपर हमने कुछ मिस कर दिया। यस, हमें पता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो ई नॉट अपॉन ई के बराबर होता है। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए हम पहले निर्वात की बात करते हैं या फिर वैक्यूम की बात करते हैं, तो उसमें एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसमें, वैक्यूम में, तो के तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, मीडियम की बात करें जिसका मीडियम कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ई प्राइम वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। दोनों का रेशियो लो, क्यू बाई आर स्क्वायर से क्यू बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट, तो ई अपॉन ई प्राइम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से देखो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको मैं उल्टा लिखूं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई प्राइम अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। अब सपोज इस ई प्राइम को अगर हम ई से डिनोट कर दें और इस ई को अगर ई नोट से डिनोट कर दें, तो जहां पर जो ई नोट है वो वैक्यूम के लिए बात हो रही है और ये ई जो है वो मीडियम के लिए, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है और वो एक्सप्रेशन हमारा कितना है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई नॉट। ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है, करेक्ट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये किसके बराबर है, ई अपॉन ई नॉट के बराबर। आई गेस हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, यस हमने गलती कर दिया है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये उल्टा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/, एप्सिलॉन नॉट के, और ई प्राइम प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट में जस्ट वापस समझा ही देती हूँ यार, सॉरी, हाँ जस्ट अ मिनट, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। निर्वात के लिए मान लीजिए हमारे पास ई नोट है, वो हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में यानी डाइलेक्ट्रिक में मान लीजिए हम ई लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्यू बाई आर स्क्वायर से क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो ई नोट आ रहा है प्रोपोर्शनल टू ई नोट अपॉन ई जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, अब ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो दोनों रेशियो है वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन नंबर 9 जो है हमने डिराइव किया है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एप्सिलॉन किससे मल्टीप्लाई होगा, ई से, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो ई के मल्टीप्लाई होगा और एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर होगा, ई नॉट के। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और एप्सिलॉन ई, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है ही। शुरुआत में हमने सबसे पहले ई नॉट का फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले, जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भी नहीं था, तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था, ई नॉट का लिखा था सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, जो कि ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा, सिग्मा फ्री के बराबर होगा, सिग्मा फ्री के बराबर होगा, और सिग्मा फ्री को हमने अभी अभी डी के बराबर बोला है। ओके ग्रेट, तो यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इक्वल हो गया, और हमें अभी अभी डी की फॉर्मूला मिला था, डी का फॉर्मूला ये वाला था, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म है ना, सेकेंड इक्वल टू 3 करो, इस इक्वेशन से हमें ये मिलेगा, कैसे, एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। इसमें आप क्या कीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू पी, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस एप्सिलॉन की जगह अगर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखें तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
हाँ, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एप्सिलॉन समीकरण 5 व 10 को समीकरण 8 में रखने पर, अरे बाप रे, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 5 ढूंढते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं उसे इक्वेशन नंबर 5 को, जहां पर भी हमें मिली है। ओके, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कहाँ है? इक्वेशन नंबर 5 और ऊपर है क्या? हाँ, इक्वेशन नंबर 5 ये रही, एक बार नोट, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स ई। इक्वेशन नंबर P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स ई, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। और हमसे क्या जानना चाह रहा है ये? 10 को, 10 हमारी है D इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री, 10 है हमारी D इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये इक्वेशन 10 है। और क्या कहना चाह रहा है हमसे? इक्वेशन नंबर 8 में रखना है, इक्वेशन नंबर 8 में रखना है, जो कि ये है D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये इक्वेशन 8 है। अब हमसे क्या करवाना चाह रहा है वो कर लेते हैं। हमें ये बोल रहा है 5 और 10 को 8 में रखना है, हमें इस 5 को और 10 को 8 में रखना है। तो 5 में तो p की वैल्यू मिली हुई है, तो ये p की वैल्यू उठा के 8 में रखना है, तो यहां रख देते हैं, तो मिलेगा D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स ई। 10 को भी रखना है, 10 में D की वैल्यू देखो ये वाली रखेंगे अपन, कौन सी? ये वाली रखेंगे, एप्सिलॉन ई, तो यहाँ पर D की जगह आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन ई, और ये मिल जाएगा हमें एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स ई। ओके, आई होप ये अपन को समझ में आ चुका है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन ई, अच्छा ई तो कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, ई से यहां से हट रहा है, ई से यहां से हट रहा है, ई से यहां से हट रहा है, तो एप्सिलॉन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। यस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई। इक्वेशन नंबर, ये बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन नंबर 12 हमें मिल चुकी है। ओके, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उससे हमें क्या मिलेगा? देखो कंपेयर करो, यहां से अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो एप्सिलॉन की वैल्यू मेरी कितनी आती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जबकि इक्वेशन 12 से क्या मिला है? इक्वेशन 12 से मिला है एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रिमेनिंग पोर्शन भी इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हमें इक्वेशन नंबर 13 एक रिलेशन मिल जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को शो कर रही हूँ, ये देख लीजिए 9, 10, 11, 12 जो डेरिवेशन है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर लिया है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी होगी। और सिग्मा फ्री क्या होता है? सिग्मा फ्री होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना दिया हमने? Q, और सपोज इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास? A, तो ये सिग्मा फ्री की वैल्यू हो जाएगी। तो सिग्मा फ्री की वैल्यू जो है Q बाय A, वो यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर है, और ये रिलेशन हमें पता ही है, तो इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मिल जाएगी। करेक्ट। प्लेटों के बीच में विभवांतर, आपने सुना हुआ होगा, दो प्लेटें हैं और उन दोनों के बीच में अगर d डिस्टेंस है और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने 5 से रिप्रेजेंट किया है, उसकी वैल्यू ed है, E ऊपर से लिखा है और d से मल्टीप्लाई किया है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें पता है कितना होता है? Q अपॉन v, ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q हो जाएगा, पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया है, फाई की वैल्यू आप यहाँ से उठा के और इस जगह रख दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा। इसमें हम एप्सिलॉन आर को अगर अलग कर दें तो एप्सिलॉन आर के साथ में हमें मिलता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो इसे एप्सिलॉन आर के साथ में C लिख सकते हैं, जहां पर जो C है वो क्या होगा? ये तब हमें कैपेसिटेंस मिलेगा जब परावैद्युत माध्यम नहीं होगा, यानी जो फ्री स्पेस रहेगा तब का कैपेसिटेंस ये है। तो किसी मीडियम में कैपेसिटेंस जो है वो एयर में कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है। ठीक है,
ये तब था जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीटली फिल्ड था। अब मान लीजिए कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब एक्चुअल डिस्टेंस तो दोनों के बीच में d है, जबकि हमने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो कितना भरा है, केवल t थिकनेस के अंदर ही भरा है। रिमेनिंग पोर्शन में यहाँ पर अभी भी वैक्यूम मान लो या फिर एयर मान लो, अभी भी एयर है। तो एयर बेसिकली कितनी डिस्टेंस में है, अगर d डिस्टेंस में से t के अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो बची कितनी डिस्टेंस, d माइनस t में हमारे पास क्या है, एयर है। ओके, यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी ई नॉट, जो कि हमारे पास किस में होती है, एयर में होती है, और डाइलेक्ट्रिक में हमने अभी अभी निकाला है, ये हमारे पास मीडियम के अंदर है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपन निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वैसे बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है, आगे बीच में डिस्टेंस कितनी है, d, लेकिन हमें पता है कि जो डिस्टेंस है उसमें t थिकनेस में तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और d माइनस टी में हमारे पास एयर है। तो t थिकनेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो E लेनी पड़ेगी, और d माइनस टी में क्योंकि एयर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या लेनी पड़ेगी, एयर वाली। ये हमारे पास मीडियम वाली है और ये हमारे पास एयर वाली है। तो जब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सिंपली कितना होता है, E इंटू डी होता है, उसमें जब आप E नोट ले रहे हो तो क्योंकि E नोट जो है वो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जो डिस्टेंस लोगे वो उतनी ही लोगे जितनी डिस्टेंस में एयर है, और यहाँ पर हम E लेंगे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी मोटाई से जिस मोटाई में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो E नोट की वैल्यू रखो और E की वैल्यू रखो, हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या क्या लिया है, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको मैं यहाँ से एक बार d माइनस टी को अलग करती हूँ, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। सब में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन ए लिया है, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लोगे तो पहले तो सबसे पहले आ जाएगा 1 माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो आ चुका है, लेकिन हमने D भी कॉमन लिया है, जबकि यहाँ पर D है ही नहीं, तो D से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो T माइनस डी। सिमिलरली Q बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, A बाहर आ गया, तो क्या बचा, T अपॉन एप्सिलॉन आर, तो T अपॉन डी एप्सिलॉन आर, क्योंकि D कॉमन लिया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, फाई मिल चुका है, यानी पोटेंशियल। कैपेसिटेंस निकालना होगा तो सेम वही तरीका करना है, Q से डिवाइड करना है, तो Q से डिवाइड करोगे तो हमारे पास Q जो है ये देखो, ये रहा, Q अपॉन फाई लेना है, C क्या करना है, Q अपॉन फाई लेना है, तो Q अपॉन फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। तो ये तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी यहाँ पर डी भी है, Q के साथ D भी है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा और इसकी पावर ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसमें हमने यही टर्म कॉमन क्यों लिया, अभी अभी देखा इसकी वैल्यू C के बराबर थी, तो ये C हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में प्रोबेबली मुझे ये कैपेसिटेंस वाला चैप्टर नहीं, टॉपिक नहीं मिला था, तो आप इसका नोट्स देख लीजिएगा, बाकी एज इट इज हमें यहीं पर रखना है। ओके, बाकी का हम करते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।